लोगों ने डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। डिपॉजिटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी और ये जाना था कि आखिर ये डिपॉजिटरी सिस्टम आया कैसे था। तो इसको जानने में जब हम पीछे गए, अपने पास्ट में गए, अतीत में गए, तो हमने थोड़ी दुख भरी कहानी सुनी। एक स्कैम हुआ, उस स्कैम के बाद से आपका डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो आया था। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट घोटाला हुआ, कमेटी बैठी, कमेटी को कहा गया कि भाई कुछ आप ऐसा करें जिससे आने वाले दिनों में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जैसा घोटाला ना हो। दो कमेटी बैठी, एक ने जो है वो इमोबाइलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि एक हम सिस्टम बनाएंगे डिपॉजिटरी सिस्टम, उसके पास शेयर सर्टिफिकेट रहेगा और जब भी लोगों को शेयर खरीदना बेचना रहेगा वहां से ही जो है वो ऑर्डर दे करके वहां से ही जो है सर्टिफिकेट जाएगा, फिर उन्हीं के पास आकर के रहेगा। वो लगातार चेक करते रहेंगे कि हमेशा सर्टिफिकेट असली है नकली नहीं है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका था कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करें, शेयर्स होंगे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो कहीं गड़बड़ घोटाला फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का होगा ही नहीं। हमने दूसरे वाले प्रोसेस को जो है अडॉप्ट किया, वो हमें अच्छा लगा और हम आगे बढ़े। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट किए, यानी कि डिपॉजिटरी सिस्टम को, तो ये सिस्टम जो है वो तभी काम करेगा जब इस सिस्टम के बेसिस यानी इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कोई एक्ट रेगुलेशन हो और इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट हो। हम लोगों ने अपने डिपॉजिटरी सिस्टम को कोरिलेट किया था बैंकिंग सिस्टम से। जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो पैसे में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम के लिए हमारे पास आरबीआई, बैंक और लोगों का सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम बना जहाँ डिपॉजिटरी, उसके भीतर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और वहां क्लाइंट जिनका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इनको हम पैरेलल वे में देखते गए तो यहाँ आरबीआई की जगह डिपॉजिटरी, बैंक की तरह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और क्लाइंट की जगह क्लाइंट, लेकिन सेविंग अकाउंट के बदले में वहां पे कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। अब हमें इन तीनों को बेसिकली पढ़ना था, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट अकाउंट। इनके बारे में दो चीजें पढ़नी थी इन तीनों के बारे में। पहला, डिपॉजिटरी जो है वो कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है, यही क्वेश्चन का जवाब ढूंढना था। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है। सेम चीज डीमैट अकाउंट के लिए कौन ओपन कर सकता है, कैसे ओपन कर सकता है। इसी डिस्कशन पे हमें आना था और उसके बाद हम पूरे मैकेनिज्म को समझ पाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में एक कंपैरिजन किया था कि बैंक अकाउंट की तरह कैसे हम डीमैट अकाउंट में भी जो है वो काम करते हैं। बस अंतर इतना ही होता है कि यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटीज और शेयर्स अपने पास रखते हैं, वहां पे हम जो है वो पैसे रखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स में डील करने में या डिपॉजिटरी सिस्टम के क्या क्या बेसिकली क्या है फायदे हैं। हमने ये जो है वो देखा था कि कैसे हम अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब रखते हैं तो ज्यादा सेफ तरीके से रख सकते हैं, कन्वीनियंट तरह से उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैड डिलीवरी वगैरह से बच सकते हैं, कोई चोरी फ्रॉड इससे जो हम बच सकते हैं। आसानी से जो है वो शेयर्स हमारा जस्ट एक क्लिक पे ट्रांसफर हो जाएगा, पेपर वर्क हम रिड्यूस कर सकते हैं, स्टाम्प ड्यूटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है। ये सारे के सारे चीज हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने एक एक करके एक एक विंग को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा था कि डिपॉजिटरी बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ जो डिपॉजिटरी को बनाने के लिए स्टेप लेते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? स्पॉन्सर कह देते हैं। तो हमने देखा था कि जो दो डिपॉजिटरी इस समय है, कौन कौन? एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है वो बेसिकली बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा लिस्ट देखा था। पीएफआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन? जिनके पास पीएफआई, बैंक, फॉरेन बैंक या स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि पीएफआई, बैंक, फॉरेन बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये तो एलिजिबल है ही। लेकिन कोई और भी जो है वो कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनमें इन चारों कंपनी का ज्वाइंटली या सेपरेटली कितना परसेंट स्टेक हो? मिनिमम 75% का स्टेक होना चाहिए। तो वो क्या है? एलिजिबल है। क्या बनने के लिए? वो एलिजिबल है बेसिकली आपका जो है वो डिपॉजिटरी बनने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे कोई और जो है वो कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो लेकिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, तो वो और वो सीजी से परमिशन लेकर के ऐसा कर रही हो, तो वो भी एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के बाद हमने चेक किया था कि कैसे वो बन सकता है, यानी कि प्रोसीजर। और प्रोसीजर हमने डिटेल से देखा था। एप्लीकेशन देगा, सेबी के पास एप्लीकेशन आएगा, उसके साथ एप्लीकेशन फी लगाया जाएगा, साथ में बाय लॉज रहेगा। सेबी सारी चीजों को चेक करेगा, अगर सब कुछ ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो ऐसे केस में उन्हें समय देगी, उनके पास 30 डेज का समय है।
एप्लीकेंट के पास इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 30 डेज में नहीं आते हैं तो ऐसे केस में यहाँ से फिर से जो है उनको कार्यक्रम करना पड़ेगा। अगर डिफेक्ट दूर हो गया तो अब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके 15 डेज के भीतर उन्हें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फी देना है। जब से उन्हें जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, यहाँ से 1 साल का समय है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब आप अपनी सारी तैयारी कर लीजिए, सारे इंतजाम कर लीजिए, ताकि आपकी चीजों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके। जो जो चीज आपने कागज पे लिख करके दिया है उन चीजों को हम फिजिकली देख सके कि आपने वो सारा का सारा इंतजाम कर लिया है। तब जो है वो सेबी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकती है, नेटवर्क वगैरह चेक करेगी जो आपने 100 करोड़ बोला था। बायलॉज अप्रूव होना चाहिए, आपका नेटवर्क सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारे इंतजाम प्रॉपर होने चाहिए। आपने मल्टीपल जगहों पे सर्वर को लगा लिया हो। साथ ही साथ अगर कल के डेट में आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसी भी तरह से कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते जिससे बेनिफिशियल ओनर को किसी तरह का नुकसान हो रहा है, तो आप कैपेबल हो उन नुकसान को जो है क्या करने के लिए, भरने के लिए। लेकिन ऐसा आप हमेशा नहीं कर पाएंगे, आपके बहुत सारे डीपी हैं तो सबके बदले में कंपनसेशन देना, शायद आपके पास उस समय पैसे ना हो। जब होंगे ही नहीं तो देंगे कैसे? तो इसके लिए आप पहले से ही जो है इंश्योरेंस करके रखेंगे कि अगर आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऊपर कहीं कोई इल्जाम आया, कुछ भी जो है वो अमाउंट देना रहा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर कोई और इंफॉर्मेशन से भी मांगती है तो आप क्या करेंगे, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, सब कुछ सही लगने पे आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आप बन गए डिपॉजिटरी। अब आप डिपॉजिटरी बन गए, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके 2 बिजनेस है, कंपनी का डिपॉजिटरी बनना और अपने भीतर क्या बनाना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाना। ये दोनों के दोनों काम आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब आपने वो दोनों काम शुरू कर दिए, आपका बिजनेस शुरू हो गया। एक बार अगर आप डिपॉजिटरी बन गए तो आपका ये लाइसेंस जो है वो तब तक वैलिड है जब तक आप कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन नहीं करते हैं जिसके लिए पनिशमेंट क्या हो, सर्टिफिकेट का सीज किया जाना। तब तक आपका जो सर्टिफिकेट सीज नहीं होगा। अब फिर हम पहुंचे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे और हमने देखा था कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, पीएफआई, बैंक, फॉरेन बैंक, और यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की जगह क्या आ गया नया वर्ड, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और फिफ्थ में यहाँ पे वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाले आए जहां इन लोगों का स्टेक का कोई अमाउंट नहीं दिया, बस इनके द्वारा प्रमोट किया गया, सफिशियंट है। एक भी शेयर है तो सफिशियंट है, लेकिन पिछले केस में एक भी नहीं बल्कि कितना होना चाहिए था, 75% होना जरूरी था। कस्टोडियन, आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है तो आप बन सकते हैं। अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन था, मैंने यहाँ आपको कहा था ये केस लॉ में पूछा जा सकता है, सारे पॉइंट इसका ध्यान रखिएगा। नेटवर्थ 50 लाख होना चाहिए। पोर्टफोलियो के बारे में कंडीशन था, लेकिन अगर आपका जो है वो नेटवर्थ 10 लाख को टच कर लेता है तो आपके लिए ये जो 100 टाइम्स का जो पोर्टफोलियो के ऊपर जो कैपिंग है वो हट जाएगा। एनबीएफसी अगर आप हैं तो आप अपने लिए बन सकते हैं, नेटवर्थ आपका कम से कम 50 लाख होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है वो दूसरे के लिए भी जो है वो डीपी बनना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए। आरटीए अगर आप हैं, आपका नेटवर्थ 10 करोड़ है तो आप क्या बन सकते हैं, आप जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए एलिजिबल है। चलिए, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब हमें देखना है कि अगर हम डीपी बनने के लिए एलिजिबल है तो डीपी बनेंगे कैसे, हम जो है बेसिकली प्रोसेस कैसे जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो पूछिए, वरना इजाजत दीजिए, आगे बढ़ेंगे। नो सर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। आवाज आज नहीं आ रही आप लोग की, बढ़ूं आगे, क्लियर है? यस सर। यस सर। थैंक यू। चलिए, अब जरा यहाँ प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस में आने से पहले छोटा छोटा कुछ डिस्कशन, तब प्रोसेस पे आएंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर लाइसेंस, डीपी बनने का लाइसेंस अगर डिपॉजिटरी देने लगे तो कैसा रहेगा? ठीक ही रहेगा, डिपॉजिटरी तो चाहिए। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसके ही तो ये पार्टिसिपेंट है ना? यस सर। तो अगर आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है, एलिजिबिलिटी तो आप चेक कर लेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, डायरेक्टली अगर आप जाते हैं डिपॉजिटरी के पास, तो मुझे बताइए यहाँ पे डिपॉजिटरी का मॉनेटरी कंसर्न इन्वॉल्व है या नहीं? यस सर। हो सकता है।
डिपोजिटरी शायद कुछ चीजों को बाईपास करके भी आपको क्या दे दे, लाइसेंस, डीपी बनने का लाइसेंस दे दे। रीजन बीइंग व्हाट, मॉनेटरी कंसर्न। जितने ज्यादा उनके भीतर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होगा उतना शानदार उनका बिजनेस चलेगा या नहीं? यस सर, यस ठीक सर, है। तो आपने खुद देखा कि डायरेक्टली ये जिम्मेदारी डिपोजिटरी पे नहीं देना चाहिए। तो सेबी का क्या कोई मॉनेटरी कंसर्न होता है मार्केट को लेकर के? नो सर, नो सर, आपके वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, आपका ध्यान रखने के लिए, इन्वेस्टर का ध्यान रखने के लिए। लेकिन फिर एक कंसर्न आया, जब सेबी ने ही लाइसेंस देना है तो ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, डिपोजिटरी का पार्टिसिपेंट होता है, फिर इसमें कौन सा ये तुक हुआ जिसके बेसिस पर हमने उसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कह दिया? जब इसका कहीं कोई कहीं जो है वो किसी भी तरह का जो है वो रोल ही नहीं है, किसी तरह का कोई भी जो है वो यहाँ पे उसका जो है वो इंटरफेरेंस ही नहीं है। मुझे बताइए कि क्या डिपोजिटरी का भी थोड़ा कंसर्न लेना चाहिए या नहीं? यस सर, यस सर, सोचिए जरा, डिपोजिटरी के सारे डीपी बड़े अच्छे हैं, एक जानबूझ करके नालायक डीपी आया, उसने फ्रॉड कर लिया, तुरंत जो है ये बात आएगी कि नहीं कि कौन सा डिपोजिटरी का ये पार्टिसिपेंट है? यस सर, यस सर, यस सर, ये बात सही है कि अगर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, कोई भी तरह का चीज एक्टिविटी करते हैं, अगर वो 18 ईयर प्लस के हो चुके हैं तो सारी जिम्मेदारी बच्चे की ही होती है। लेकिन पूछा जाता है कि नहीं कि माँ बाप कौन है इसके? माँ बाप की बदनामी होती है या नहीं होती है? यस सर, ठीक ऐसे ही यहाँ तो डिपोजिटरी है, जो बाकी भी बिजनेस है डिपोजिटरी का उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? तो कहा गया कि अब क्या करें, ना डिपोजिटरी लाइसेंस दे सकता है और ना ही जो है वो बिना डिपोजिटरी के ही काम चलेगा। तो कहा गया कि क्या ऐसा करे जिससे दोनों काम हो जाए। कहा कि लाइसेंस तो देगा सेबी ही, लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है वो किसके थ्रू आए? डिपोजिटरी के थ्रू। सारा चीरफाड़ सब करेंगे सेबी, लेकिन आप जाइए डिपोजिटरी के पास, बात भी सही लगता है, आप एनएसडीएल सीडीएसएल है ना आपके पास दो डिपोजिटरी, कौन कौन से? एनएसडीएल और सीडीएसएल। आप जिसके भी क्या बनना चाहते हैं डिपोजिटरी, आप उसके पास जाइए। एकदम ध्यान से पहले कुछ चीजों को सुनिएगा तब उस प्रोसेस में आएंगे। आप एनएसडीएल का डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, वेरी गुड। आप अपना एप्लीकेशन जो है वो किसके थ्रू भिजवाइए सेबी को? एनएसडीएल के थ्रू। अगर आप सीडीएसएल का बनना चाहते हैं डीपी, तो आप अपना एप्लीकेशन सेबी को भिजवाइए किसके थ्रू? और उस एप्लीकेशन को जब आप सीडीएसएल और एनएसडीएल को देंगे तो इनका जो भी अपना रिकमेंडेशन है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, ये अब दे देंगे किनको? सेबी को, आपके एप्लीकेशन के साथ। अब बताइए इनका भी से आ गया या नहीं आ गया? अगर इनका कुछ नेगेटिव है तो ये देंगे, अगर इनका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे, जिम्मेदारी लेंगे जो भी नेगेटिव पॉजिटिव कह रहे हैं उस चीज की, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे तय होगी। लेकिन एक और भी बात है यहाँ पे, अगर ये कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं सेबी को तो रिकमेंडेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, लेकिन ये अगर कहते हैं, क्योंकि मार्केट में दो ही डिपोजिटरी है, तो मुझे बताइए अगर मुझे डीपी बनना है तो या तो मैं एनएसडीएल के थ्रू जाऊं या सीडीएसएल के थ्रू जाऊं या मैं दोनों के थ्रू जाऊं। अगर ये दोनों ही मना कर दे तो बहुत ज्यादा संख्या तो है नहीं, दो ही लोग हैं, अगर ये दोनों मना कर दे तो क्या मैं डीपी बन पाऊंगा? नो सर, नो सर, मोनोपोली क्रिएट होने का खतरा है या नहीं है? है सर। सेबी ने इसी चीज को मैनेज किया और कहा है कि बॉस दो तो छोड़िए, अगर आप एक भी होते तो भी मोनोपोली नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका तरफ से हाँ है या ना है, जो भी है बताना पड़ेगा। ये नहीं कि इनका एप्लीकेशन आया और आप एप्लीकेशन को अपने पास क्या किए जा रहे हैं? सराए जा रहे हैं, पड़ा हुआ है। अब वो आपसे बार बार पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं भेज रहा हूं, बिल्कुल ही नहीं। तय कर दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम, मैक्सिमम 30 डेज होता है, दिखलाऊंगा भी, बताऊंगा, लेकिन बोला कि आपको जो भी करना है नेगेटिव, जितना गंदा कमेंट करना है कीजिए, लेकिन जब उन्होंने आप तक एप्लीकेशन दिया उसके 30 डेज के भीतर वो किसके पास पहुंचा दीजिए? सेबी के पास। हमारे पास सेबी के पास आप पहुंचा दीजिए और हम उसके बेसिस पे कार्रवाई आगे करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं ऐसा चीज निकला कि आप अपना मोनोपोली दिखला रहे हैं, गलत तरह का रिकमेंडेशन दे रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है, तो
तो मतलब आप भगवान थोड़ो ना है, इन पे कार्रवाई हो सकती है या नहीं? हो सकती है। और ये ऐसा ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे हम आपका ही लाइसेंस खत्म कर देंगे, ना आप डिपोजिटरी रहिएगा और ना क्या बनिएगा, शानपत्ती दिखलाइएगा। सही कह रहा हूं? यस सर। यस सर। किसने कहा ऐसे? सेबी। मैंने नहीं कहा, सेबी ने कहा। बस मुंह मेरे हैं, वर्ड किनके हैं? सेबी। ऐसा ही जो है वो डायलॉग किसी फिल्म में बोला गया है, आपको बताना है किस फिल्म में। देख लीजिए कितने होनहार है मेरे भक्तगण। अगर यही चीज अपने चीज में पूछूंगा तो धीरे धीरे जवाब आता है। इसमें देखिए एक बार देखा हुआ चीज नहीं भूलते। देखिए कितनी शिद्दत से हम चीजों को देखते हैं कि हम भूलते नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो सारे के सारे शब्द किनके हैं? सेबी के हैं, बस बोल मेरे हैं। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये मनमानी नहीं कर सकते, करेक्ट? अब एक दूसरे पहलू पे डिस्कशन करते हैं, फिर वहां आ जाएंगे प्रोसेस में। अगर मुझे डीपी बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? एक का बनूं, किसी एक का, ये तो मेरा कॉल रहेगा। एज बीइंग मतलब एज बीइंग प्रपोज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। लेकिन अगर मैं दोनों का डीपी बनना चाहूं तो एकदम ध्यान से बताइए, अगर दोनों का डीपी बनना चाहूं तो कोई सेंस रखता है या नॉनसेंस है? ये सब क्लैरिटी रखना पड़ेगा दिमाग में, ये बुक में नहीं मिलना है। नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूं कि मैं एक पर्सन हूं और मुझे जो है वो एनएसडीएल का भी डीपी बनना है और सीडीएसएल का भी, दोनों का मुझे डीपी बनना है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो क्या मैं सटक गया है मेरा, या अटामाजी सटकली हो गया है, क्या है? दिमागी संतुलन खो गया है या कोई सेंस है? खुल के बोलिए, अभी क्वेश्चन है, ये मत बोलिए सर ऐसा कैसे बोले कि आपका दिमागी संतुलन खो गया। हाँ जी निशांत कुछ बोलना चाह रहे कि हाँ सर आपका संतुलन खो गया, ऐसा बोलिएगा, थोड़ा रिफाइन करके बोल दीजिए। नो सर, सेंस नहीं बनता है क्योंकि दोनों में एक ही पोजीशन पे तुम। चलिए निशांत का कहना है सर सेंस नहीं बनता है। हाँ जी बाकी लोग, मुस्कान माथुर। हाँ जी सर, ये सेंसलेस है। सेंसलेस है? हाँ जी सर। ठीक है। वरदान, सूरज, अंश, बाकी भक्तजन, किन्हीं के अकॉर्डिंग कोई सेंस है? प्रतिष्ठा, प्रेरणा, सारे बच्चे, राशि जो भी हैं। नहीं सर। अब तो क्या कोई सेंस है, यस या नो? सेंस नहीं बनता, दोनों सेम ही तो है। ठीक है, नहीं बनता है सेंस। पक्का है तो मैं कुछ बोलूंगा। यस सर। पक्का सर। यस सर पक्का। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, उस पर जरा गौर फरमाइएगा। आप जब डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा तो एनएसडीएल के पास ओपन कीजिएगा या सीडीएसएल के पास? और एक साथ सब बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आवाज कितनी भी है अभी बोल सकते हैं। एनएसडीएल। किस बेसिस पे आपने ये कह दिया मोहित? एनएसडीएल या सीडीएसएल, आप जो है जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आप एनएसडीएल के पास जाएंगे या सीडीएसएल के पास? सर जो बैंक है जिसके थ्रू या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं उसके पास। डीमेट अकाउंट किसके पास? इनके पास, एनएसडीएल या सीडीएसएल? एनएसडीएल। कहां बोला है मैंने ये बात, जरा दिखलाइए तो। सर ये पैन में होता है। सर ये तो डिपॉजिटरी पार्ट आएंगे सर, डीपी के पास खुलेगा हमारा अकाउंट तो। मुक्का ना मारूं सबको तो बोलिए ना, मैं पूछ रहा हूँ एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास तो जवान नहीं है, बोलिएगा सर एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों तो डिपॉजिटरी है, हमें तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे बोलने में क्या दिक्कत है? मैं घुमाऊंगा, मेरा काम है घुमाना। तो अगर मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एनएसडीएल के पास जाऊं या सीडीएसएल के पास जाऊंगा? सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ठीक है, अब मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाऊंगा। जब मुझे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चुनाव करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से, तो मैंने बोला था अपने चॉइस का डीपी। यस सर। यस सर। और उस चॉइस में मैंने बताया था मेरा कैसा रिक्वायरमेंट है। तो सब उसके सब डीपी जो है वो हर तरह के डीपी हर जगह अवेलेबल है। एक जो कम में काम करते हैं, जो आपको बोलते हैं मेरे पास आके काम कीजिए, एक जो उससे ज्यादा क्या लेते हैं,
एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह, लेकिन बोलते हैं फोन पे भी काम कर दूंगा। एक है जो उससे भी ज्यादा चार्ज लेते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, आप घर बैठे रहो, खुद से सारा काम कर सकते हो। सही कह रहा हूं? Yes, sir. अब इनमें से कोई भी अगर होगा तो या तो एनएसडीएल का होगा, डीपी, या किसका होगा? CDSL का सर। तो अब आप जब डीपी का चुनाव करेंगे तो इस बेसिस पे कि वो एनएसडीएल का है कि सीडीएसएल का है, वहां क्या आप देखेंगे कि वो किसका जो है वो डीपी हो? सर अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे। वो हो गया, रिक्वायरमेंट वाली बात हो गई, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, रिक्वायरमेंट बजट वो मैच कर गया। अब अंतिम में क्या देखेंगे, क्या ये कोई डिसीजन लेने का फैक्टर होगा कि वो एनएसडीएल का डीपी है या सीडीएसएल का? नो सर। नो सर। अगर कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला होगा, कौन आपको जो है वो पैसे देगा? कौन इंडेमनिफाई करेगा? डिपॉजिटरी सर। डिपॉजिटरी। तो क्या ये डिसीजन लेने का फैक्टर नहीं हुआ कि एनएसडीएल ज्यादा अच्छे से जो है ध्यान रखता है या सीडीएसएल? कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कौन ज्यादा विजिलेंस है, कौन ज्यादा अपने डीपी पे निगरानी रखता है, किसका ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है क्लेम वगैरह को लेकर के, कौन अच्छे से क्लेम को सेटल करता है? क्या ये डिसीजन लेने का पार्ट नहीं होगा? यस सर होगा। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट हुआ। भले जो है वो 2 पैसे कम ज्यादा ले ले डीपी एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे, लेकिन क्या मैं ये नहीं देखूं कि अगर इसकी शिकायत करनी हो तो इनके जो पप्पा जी हैं वो कान में तेल लेकर के बैठे हैं या वो अलर्ट या अटेंटिव है? क्या ये डिसीजन का पार्ट नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है, कन्विंस है या जबरदस्ती है? कन्विंस्ड है। Convinced है. तो अब मुझे बताइए कि अगर आप इस बात से कन्विंस हैं कि वो जो इनके गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो कितना ज्यादा जो है वो इन पे निगरानी रखते हैं, तो अब जरा मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए कि उससे भी आप कुछ कोरिलेट कर पाते हैं कि आपने कहा कि ये बेसलेस है कि दोनों का अगर डीपी है तो ये बेसलेस है, कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कि किसी के मदर फादर दोनों है, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा अलर्ट, अटेंटिव, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन रहता है। नॉर्मल सेंस में बोल रहा हूं मैं, ये 100% नहीं ले रहा हूं, मैं एक्सेप्शन पे नहीं जा रहा हूं। ज्यादा अच्छा उसका ग्रोथ होता है, ज्यादा उसकी पढ़ाई अच्छी होती है, थोड़ी ज्यादा अच्छी परवरिश होती है अगर उसके मदर फादर हो तो। यस या नो? Yes, sir. यस सर। अगर सिंगल पेरेंट्स कोई भी होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि कोई जो है अगर लड़का है तो अगर उसकी बड़ी दीदी है और उसकी जान आफत में, बंदा कहीं इधर उधर जाएगा, सोचेगा मम्मी पापा को तो गोली भी दे देंगे, दीदी तो समझ जाएगी। या अगर कोई बहन है, उससे बड़ा उनके भाई है, तो भी उसका जान फंसा हुआ कि भैया को तो समझ जाना, भैया कहीं इधर से ना जा रहे, भैया के दोस्त कहीं ना देख रहे हो। थोड़े ज्यादा वो अलर्ट रहते हैं या नहीं? Yes, sir. यही तो है यहाँ पे। अगर ये डीपी एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों का पार्टिसिपेंट है तो मुझे एक चीज बताइए, एज बीइंग अ डीमेट अकाउंट होल्डर आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं नहीं? इन पे निगरानी रखने के लिए कौन कौन? NSDL. दो गार्जियन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। CDSL. अगर मम्मी पापा की नजर नहीं भी पड़ी तो शायद भैया की नजर उस गलती पे क्या हो गई? पड़ जाएगी। हट जाएगी. पड़ जाएगी। टाइम लगेगी। यस मम्मी पापा की नजर नहीं पड़ी लेकिन दीदी को पता चल गया, दीदी नहीं देखा था, या दीदी के एक फ्रेंड ने बोला था तेरे भाई को देखा था लफंगे जैसा कर रहा था, वो तो मुझे नहीं पहचाना कि मैं तेरी दोस्त हूं, लेकिन लक्षण नहीं अच्छे तेरे भाई के, पकड़ा जा सकता है ऐसा कोई गलती या नहीं? Yes, sir. यस सर। अगर और दीदी भी है बड़ी तो अब देखिए, इसका मतलब अगर एक बार उस बच्चे की कुटाई हो गई, दीदी के दोस्त नहीं जो है विसिल मार रहे थे, दीदी की दोस्त भी उधर थे, इन्हें नहीं पता, वही घर में आकर के बैठी है, उन्हीं को लीजिए नमस्ते दीदी, अब नमस्ते दीदी, और उसके बाद याद आ गया, आएगा ना भूले बिछड़े कार्यक्रम। अब बताइए अगली बार वो अलर्ट और रहेगा या नहीं? यस Yes, sir. सर फोटो देख देख के, अपना देखे ना देखे, दीदी के डीपी में सारे फोटो जरूर देख लेगा कौन कौन दोस्त हैं, ताकि कहीं गलती से ना टकरा जाए। तो कहीं ना कहीं फायदा डीमेट अकाउंट होल्डर को हो रहा है या नहीं? यस सर। यस सर Yes, sir. अब बताइए कि क्या दो का जो है वो डीपी बनना नॉनसेंस है? नो ओ सर No, sir. नो सर। आपने फिर अब मेरे कहने पे नो तो बोल दिया, लेकिन ये तो डीपी डीमेट अकाउंट होल्डर के लिए सेंस है ना। Yes, एज sir. बीइंग डीपी आपको क्या फायदा है?
आप क्यों बनिएगा दो दो के डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट? ये सर, बात तो जो डीमेट क्या अकाउंट होल्डर कहते के हैं, लिए सेंस आ गया, आपके डीमैट- लिए क्या सेंस आया? आप क्यों जबरदस्ती एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों को पैसे देंगे? सर क्लाइंट्स की क्रेडिबिलिटी सर बढ़ेगी। क्लाइंट्स वेरी गुड। Yes, sir. जितने ज्यादा का आप पे भरोसा रहेगा, किनका? Clients का क्लाइंट्स क्लाइंट्स का उतने ज्यादा आपके भीतर कौन से अकाउंट ओपन होंगे? डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट। यही तो आपका बिजनेस है, यही तो आपका धंधा है या नहीं है? यस Yes, सर। सर। तो बताइए, अब सेंस रखता है या नॉनसेंस है? सेंस रखता रखता है। है सर। सर लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में इसको एबीसी कहते हैं, ऑलवेज बेटर कंट्रोल या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए, जो भी कहिए। क्यों? इसमें हम देखेंगे कि कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है एनएसडीएल को। एक को तो देना ही पड़ेगा, यस या नो? यस सर। एक को 1 लाख दिया, इसको भी मान लीजिए 1 लाख दिया। ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस 1 लाख एक्स्ट्रा के कारण कितना ज्यादा मेरा क्या बन रहा है एक्स्ट्रा? बिजनेस सर। कितना एक्स्ट्रा मेरा बिजनेस बन रहा है। अगर उन्हें लगता है कि अरे ये 1 लाख देने से एक्स्ट्रा जो है वो 10 लाख का बिजनेस बन रहा है, तो बताइए ये दोनों का बने या ना बने? बनेगा यस सर। सर। Yes, sir. और अगर ये 1 लाख दे करके 10,000 का एक्स्ट्रा बिजनेस मिलता है, तो ये क्या करे? पत्थर ना मारे? Yes, sir. तो ये आपको तय करना है। लेकिन आज के डेट में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जितने भी आप डीपी देखेंगे वो आपको किसके दिखेंगे? दोनों के, एनएसडीएल सीडीएसएल के। क्यों ऐसा होता है आपको पता है? एक तो बिजनेस के कारण जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेन सेंटीमेंट तो किसका है? क्लाइंट का, जो डीमेट अकाउंट होल्डर होंगे। अगर उनको कोई ऐसा डीपी मिल रहा है जो एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों का डीपी है, तो अब बताइए वो उनके पीछे नहीं भागेंगे जो किसी नए के पास जाएंगे जो एक का है? सर जिसके बाद दोनों के का पास जाएंगे तो सर। इसीलिए बंदा सोचता है कि भाई मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं, सब किसके पास चला जाएगा? जो दोनों का है। इसीलिए आज के डेट में जितने भी डीपी बन रहे हैं वो क्या करते हैं? एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के क्या बन जाते हैं? पार्टिसिपेंट। ठीक वैसे ही अगर आप ब्रोकर हैं तो आपके जरिए मैं ट्रेड कर सकता हूं, यस या नो? थोड़ा सा तो बताया था ये। Yes, sir. यस अगर सर। आप एनएससी के ब्रोकर हैं, बताया था ना ये सर, मेंबर ब्रोकर, याद है ना कुछ? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप एनएससी के ब्रोकर हैं तो आपके जरिए क्या मैं बीएसई में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ट्रेड कर पाऊंगा? No, sir. नो सर। तो मुझे जब किसी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं ढूंढूंगा एनएससी वाला, बीएसई वाला, या ऐसा जो दोनों का हो। दोनों का। दोनों का। अब देखिए बिजनेस कम होगा जो सिर्फ एनएससी और सिर्फ बीएसई का होगा। तो Yes. आज के डेट में प्रैक्टिकली जो ब्रोकर बनता है वो क्या करता है? थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन किसका बन जाता है? दोनों का। एनएससी और बीएसई दोनों का। दोनों का। ठीक वैसे ही आज के डेट में अगर कोई डीपी बनता है तो वो क्या करता है? थोड़े ज्यादा ही पैसे सही, लेकिन मान के चलता है कि चलो भाई इस बिजनेस में इतने ही लगेंगे, लेकिन किसका बन जाऊंगा? दोनों का। दोनों का। क्लियर है ये बात? यस सर। क्या लॉ ने कुछ बोला है कि आपको एनएसडीएल का और सीडीएसएल दोनों का बनना पड़ेगा? नो सर। No, नो sir. सर। ये कंप्लीट आपका क्या है? आपका बिजनेस डिसीजन होगा। क्लियर है ये बात? यस sir. सर। चलिए, तो अब हम आते हैं इतने डिस्कशन के बाद किस जगह पे? प्रोसीजर पे, ताकि अब हम चीजों को ध्यान से समझ पाएंगे। आइए, एप्लीकेंट यानी स्पॉन्सर फाइल एंड एप्लीकेशन टू। अब देखिए ये वर्ड मैंने कंसर्न डिपोजिटरी लिखा, तो क्या इससे आपको कोई तकलीफ, कोई आपत्ति? No, sir. नो सर। अब बता दीजिए अगर आपत्ति नहीं तो इस कंसर्न डिपोजिटरी का क्या मतलब? सर जो स्पेसिफिक जो एनएसडीएल या सीडीएसएल या जो CDS से मुझे कोई वेरी गुड। एनएसडीएल, सीडीएसएल या दो। दोनों। किसी के लिए ये कंसर्न डिपोजिटरी एनएसडीएल हो सकता है, किसी के लिए सीडीएसएल, और किसी के लिए क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। फॉर्म इग्नोर कीजिए, साथ में क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फी। और देंगे क्या? बायलॉज। Bylaws और याद है बायलॉज मैंने बहुत अच्छे से बताया था।
Yes, sir. Yes. ठीक है, ये बायलॉज जो मैंने आपको बताया था, जब डिपोजिटरी सेबी के पास जाते हैं तो डिपोजिटरी अपना बायलॉज देते हैं। यहाँ पे ये बायलॉज किसका है? पार्टिसिपेंट। Depository participant. बिल्कुल सही, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का अपना उनका नियम, कैसे काम करेंगे, कितना जो है वो बेसिकली चार्ज लेंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्या रहेगा, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कितने दिनों में कौन सा चीज होने पे डिफॉल्ट के कैटेगरी में आएगा, सारा डिटेल दिया हुआ रहेगा। ये सारा का सारा कुछ आपने किनको दे दिया ये बताइए? सेबी को दिया है या कंसर्न डिपोजिटरी को? कंसर्न डिपोजिटरी। इनके पास कितना समय है? ये समय किसके लिए है? मैक्सिमम है या मिनिमम? ये जरा देखिए। ये सब चीजें मैं आपको बताऊं, सिर्फ अगर आप जो है ना डेट याद रखिए 30 डेज, मैक्सिमम मिनिमम तो खुद आपके सेंस से आ जाएगा। यहां पे बताइए मैक्सिमम वर्ड होना चाहिए था या मिनिमम? मैक्सिमम। अगर नहीं याद रहे मैक्सिमम मिनिमम, 30 डेज याद रहे तो भी ध्यान रखिए ना, सेंस से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे मिनिमम देते, इसका मतलब है कि 30 दिन से पहले जो है वो इस पे एक्टिविटी नहीं करेगा डिपोजिटरी, और चाहे तो अगले जन्म में भी कर सकता है। यही मतलब हुआ ना? यस सर। यस सर। इसीलिए ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो रटना कम पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमम क्या था भाई, इसमें मुझे कंफ्यूजन होता है। इसमें जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपका सेंस सही से काम करेगा। हाँ, ये 30 डेज है, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, ये तो आप ही को याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम खुद यहाँ सेंस से है। अगर यहाँ पे मिनिमम लिख देते, इसका मतलब है कि 30 दिन से पहले तो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, और इनकी मर्जी है। अगर 500 साल में भी करे तो क्या कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा? नो सर। नो। अब जो कंसर्न डिपोजिटरी के केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, शैल है या मे है? शैल है। शैल फॉरवर्ड दिस डॉक्यूमेंट्स along with what? Recommendation and certifying that DP complies with eligibility criteria to SEBI। अब दे दिया ना सर्टिफिकेशन। अगर इनको लगता है कुछ गड़बड़ है तो इनको मौका है उस चीज को लिखने का या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है तो रिकमेंडेशन तो है, यहीं पे लिखे कि मैं इसे अपना नहीं बनाना चाहता हूं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। 4 फ्रॉड पहले फाइनेंशियल मार्केट में कर चुका है। ये पहले बैंक हुआ करता था जिसके ऊपर इसी तरह के चार्ज लगे थे। ये पहले जो है वो एसएफसी हुआ करता था जिस पे इसी तरह के चार्ज लगे थे। ये पहले ब्रोकर था जिसके ऊपर ये इल्जाम लगे थे। ये चीज लिख सकता है या नहीं? यस सर। Yes, sir. और अगर कुछ इन्हें पता है और नहीं लिखा और आगे रिकमेंड किया तो गाज इन पे भी गिरेगी बाद में या नहीं? Yes, sir. सेबी का मुक्का इनको भी पड़ेगा या ये बच जाएंगे? पड़ेगा। 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 ठीक है, अब देखिए जब इन्होंने सारे के सारे रिकमेंडेशन के साथ चीजों को फॉरवर्ड कर दिया सेबी के पास, और मोनोपोली नहीं चलेगा, कितने दिन का समय दिया है? 30 days. 30 डेज। 30 डेज। हाँ बोलिए, ना बोलिए, जो बोलना है बोलिए। ज्यादा जो है वो जीजा जी और फूफा जी की तरह मुंह फुला के मत बैठ जाइए। 4 बार कोई पूछने के लिए आपको नहीं आएगा। आपको 30 डेज के भीतर जो है वो आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास? सेबी के पास। ठीक है, सेबी शैल मेक वेरिफिकेशन। हर आदमी बॉन्डेड है चीजों से। सेबी भी आर्बिट्रली कुछ नहीं कि आया तो पड़ा हुआ है। सेबी भी इस चीज को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा या नहीं? Yes, sir. हाँ या ना जो बोलना है वो सेबी भी बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजों को क्या करे? परे छोड़ दे। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं आया, पॉसिबल, Yes, sir. ऑल इज वेल, तो आपको क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ Registration. रजिस्ट्रेशन। अगर कोई डिफेक्ट मिला तो देखिए सेम कहानी यहाँ पे, इसलिए कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगा। और वो प्रोसेस याद है तो ये भी समझिए याद है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है तो सब ठीक है तो मिल गया रजिस्ट्रेशन। अगर गड़बड़ है तो आपको मौका मिलेगा डिफेक्ट को दूर करने का या नहीं? मिलेगा सर। मिलेगा सर। सेबी के लिए सैल लिखा हुआ है, सेबी को ये मौका देना पड़ेगा। लेकिन आप भी तसल्ली से 2-4 जन्म में दीजिएगा जवाब। नो सर। 30 डेज। नो सर, मैक्सिमम 30 डेज। मैक्सिमम कितना समय है? 30 दिन। 30 डेज सर। अगर 30 डेज में नहीं आया तो ये प्रोसेस यहीं पे वैनिश। फिर जो है वो किस मोड से शुरू करे? शुरू से। हम ये Application. तो फिर यहां से ही ये जिंदगी की शुरुआत फिर यहां से ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगना है जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब सब कुछ ठीक तो मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
कितना समय आपके पास है रजिस्ट्रेशन फी देने के लिए? हैवी अमाउंट नहीं लेते हैं। 15 days. मैक्सिमम 15 days. बताइए, ये पहले भी ऐसे ही था? यस यहां तक में कोई चेंज मुझे नहीं दिखता, सिर्फ एक बात के, पहले डायरेक्टली सेबी को देते थे डिपॉजिटरी के केस में, यहां पे किसके थ्रू गया सेबी के पास? Depository के लिए. डिपॉजिटरी के जरिए। पहले डिपॉजिटरी डायरेक्टली सेबी को देते थे अपने लाइसेंस के लिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डायरेक्टली सेबी को नहीं देकर के किनको दे रहे हैं? डिपॉजिटरी Depository को. डिपॉजिटरी को। मुझे बताइए, इसके अलावा डे वगैरह में कहीं कोई चेंज आया है? नो सर. No किसी sir. जगह नहीं, ना रिप्लाई में कोई चेंज है और ना ही रजिस्ट्रेशन फी वगैरह देने में, ना ही किसी और प्रोसेस में कोई चेंज है। तो याद रखना आसान हो गया। अब यहां के बाद हमारा क्या प्रोसेस था, जल्दी से मुझे अब याद दिला दीजिए, मैं भूल गया। क्या था प्रोसेस? ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रेशन. अब इनका बिजनेस क्या है, अपने भीतर क्या बनाना? कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस. भाई इनका काम है अपने पास ढेर सारा डीमैट अकाउंट क्या करना? Create. ओपन कराना. Open या करवा. कंपनी का डिपॉजिटरी बनना? नहीं, वो किनका काम था? Depository का. Depository का. हाँ जी, ना इनका काम अपने भीतर कोई और चैनल बनाना, इनका काम अब ढेर सारे जो है वो डीमैट अकाउंट और ढेर सारा पोर्टफोलियो मेंटेन करना, यही इनका काम। तो क्या ये काम शुरू कर सकते हैं? पिछले बार हम क्या करते थे रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद? सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस. बिल्कुल, अगर आपको ध्यान हो पहले के समय में पब्लिक कंपनी के ऊपर कंपलसरी था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना, प्राइवेट कंपनी के ऊपर कहीं ये कंपल्सन नहीं था। ठीक वैसे ही यहाँ पे डिपॉजिटरी के केस में आपके ऊपर कंपल्सन है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो और फर्दर कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं. बस आपको फी पे करना है। कौन सा? रजिस्ट्रेशन का. और रजिस्ट्रेशन फी पे करने के बाद दनादन आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जितने एग्जीक्यूटिव, जितने स्टाफ जो रखना है काम शुरू कर दीजिए। डिपॉजिटरी के केस में आपने देखा था, सुना था, पढ़ा था कि डिपॉजिटरी को जो लाइसेंस मिलता है उसकी वैलिडिटी कब तक है, कितने ईयर तक है? चलती रहेगी. वैलिडिटी नॉट अप्लीकेबल। अगर मैं बोलूं तो आसान शब्दों में, कोई टाइम का वैलिडिटी नहीं दिया हुआ था। कॉन्ट्रावेंशन के केस में तो किसी का भी लाइसेंस जा सकता है, हो सकता है कल को सेबी जैसा बॉडी ही हट जाए, लेकिन सेबी तो चूंकि रेगुलेटरी बॉडी है तो उसके लिए हम ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई भी बैंक किसी का भी जा सकता है। क्या इनके केस में भी ऐसा ही है? नहीं। यहां पे अब देखिए ट्विस्ट है, तो यहां के बाद ये बिजनेस तो शुरू कर सकते हैं, एकदम शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या बात है वो देखिए। इनको जो लाइसेंस मिला वो कितने दिन के लिए वैलिड है? 5 साल. 5 years. बहुत अच्छे से काम किया, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। अगर 5 साल बाद अगर रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो क्या ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रहेंगे? सर. No sir. No. अगर इन्हें उनके बाद भी डिपॉजिटरी का काम करना है तो कर सकते हैं, या 5 साल में मौत, काम खत्म? 3 महीने सर, पहले रिन्यू. कर सकते हैं। इन्हें क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस को Renew कराना. करवाना. तो एक रिन्यू करवाना पड़ेगा, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखिए, रिन्यू जो करवाना पड़ेगा वो कितने दिन जो है वो पहले, 3 months before the date of expire. और बहुत ये टेक्निकल चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, 3 महीने पहले, और वो भी देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट कितने दिन पहले? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका दिसंबर तक का लाइसेंस है, ठीक है, दिसंबर 31 का, 31 का होता है या 30 का? 31. 30. तो आपको दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, आपको अक्टूबर 30 से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 1 से पहले, ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपको 30 सितंबर तक क्या कर देना है? रिन्यूअल के लिए. ध्यान से। एप्लीकेशन. इससे पहले कर सकते हैं या नहीं? अगस्त वगैरह में कर सकते हैं या नहीं? नो सर. Yes sir. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो है वो 30 सितंबर तक नहीं किया तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे?
एक्सपायर हो गया कि अब आपकी इच्छा नहीं है किसकी तरह काम करने का, डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम करने का। एक तो ये, दूसरा आपको नहीं लगता है कि 3 महीने पहले थोड़ा ज्यादा जो है ये कर रहे हैं रिन्यू जैसा चीज, क्या सोच करके कह रहे हैं कि कम से कम 3 महीने पहले आपको रिन्यू के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा? जरा सोचिए तो क्या ऐसा हुआ? सर टाइम लगता है क्यों? सर वो उनकी सारी पूरा procedure इन्वेस्टिगेशन में- करेंगे कि अभी तक कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनकी वजह से, या इनके क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सर उस 3 महीने के गैप पे वो सब चीजें इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उनको रिन्यू करके देंगे। अच्छा, एक और चीज सोचिए, जब हम रिन्यू करते हैं तो रिन्यू का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो प्रोसेस में आप यहां पहली बार अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस है। तो मुझे बताइए इस प्रोसेस में भी समय लग रहा है या नहीं? यस यस सर एक तो पहले यहाँ का 30 डेज देख लीजिए और ये वाला 30 डेज देख लीजिए, 2 महीने तो दो 30 डेज तो यही हो गए। इसीलिए उन्होंने सेफ साइड में क्या रखा है, 3 मंथ्स 3 मंथ्स का रखा है। क्योंकि अगर मान लीजिए सब कुछ करने के बाद, देखिए क्यों ये चीज रखा गया ये समझिए, अगर इस दिन 31 दिसंबर को फाइनली क्या होगा ये बताइए, 31 दिसंबर को इस डीपी का कनेक्शन सारे के सारे डिपॉजिटरी से टूट जाएगा। यस सर। यस सर एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और उस अकाउंट में 1 लाख रुपए है। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आप करोड़पति हैं, मेरे ही तरह मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए गरीब है, मेरे पास वैसे लाख भी नहीं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, लाख 1 लाख। ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में अगर है तो ये 1 लाख रुपए आप किसी दूसरे को पीएनबी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, यस सर इसका कोई ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अमेजोन वगैरह पे खरीदारी कर सकते हैं, यस सर बोलते जाइए, यस यस सर सर एटीएम से विड्रॉवल कर सकते हैं। यस सर एकाएक एसबीआई बैंक को बैन कर दिया गया किसी भी कारण से, अगर बैन हो गया तो उसके बाद आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे, नो सर नो सर किसी दूसरे को अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नो सर सर और ये मैं कोई नया चीज नहीं कह रहा हूं, एसबीआई के केस में नहीं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, याद है आपको इस बीच में आप लोग के रहते हुए भी एक तो यस बैंक के सिटी Yes, के sir. केस में ऐसा हुआ भी था, लोग में बड़ा अफरा तफरी मच गई, और महाराष्ट्र के एक Yes, sir. बैंक को लेकर के कुछ ध्यान है, पीडब्ल्यूसी कुछ बैंक का नाम था, उनका शेयर प्राइस भी गिर गया। तो उसमें आपने देखा था ना, लोगों के पैसे ही जो है वो सब ब्लॉक, उनका बाकी बैंकिंग सिस्टम से उसे क्या कर दिया गया था, उस बैंक को कट कर दिया गया था। तो जरा सोचिए, अगर डीमैट आपका डीपी को सारे दुनिया से रोक दिया जाए तो आपके पास जो इंफोसिस का शेयर है उसे बेच पाएंगे, नो सर नो सर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे? नो सर नो सर आपके पास पैसा रहते हुए अगर बैंक को जो है वो रोक दिया जाता है तो आप अपने पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं या नहीं? सर लेकिन जरा सोचिए, अगर समय रहते आपको ये पता चल जाता और आप किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके ये 1 लाख ट्रांसफर कर लेते, तो बताइए आप बैंकिंग दुनिया से जुड़े रहते हैं या नहीं? यस सर यस सर बस यही वजह है कि इनको बोला 3 महीने का टाइम, कि किसी भी कारण से इस दिन के बाद तो जो भी आपका पोर्टफोलियो निकलेगा, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, ये 1 लाख आएगा, बाद में प्रोसेस होगा, सब कुछ होगा, यहां से जाकर के विड्रॉल होगा, वैसे ही आपके शेयर्स कहीं नहीं जाएंगे यहां से। लेकिन अगर उसी समय प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, आप बेचना चाहेंगे तो यहां से बेच पाएंगे? नो सर। इसका तो कोई कनेक्टिविटी अब नहीं रह गया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे 3 महीने का टाइम दिया है कि अगर किसी भी कारण से, जो आपने कहा कि पहले उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया, इन 5 सालों में उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, सेबी ने मना कर दिया कि हम आपको अब लाइसेंस डीपी का नहीं देंगे। अभी तक तो भाई हमने आपको बीच में नहीं रोका था, लेकिन आपकी नालायकी देख करके ऐसा लगता है कि अब आपको दोबारा देने में फायदा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो लोगों को कहा जाएगा कि आप अपना अकाउंट कहीं और क्या कर लीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो देखिए, अगर ये बैंक चलता रहता तो ऐसे केस में आप एक दूसरा अकाउंट ओपन करके यहां से ट्रांसफर नहीं कर लेते पैसे?
यस यस सर। सर। ये कन्वीनियंट होता, या कोर्ट का ऑर्डर ले जा करके यहाँ से पैसे निकालते, पैसे लेकर के आते, नया अकाउंट ओपन होता, वहां जाकर के डिपॉजिट करते हैं, कौन सा आसान होता? पहले वाला। सर पहले वाला। अकाउंट ओपन कर लेते, ट्रांसफर कर लेते, मरता रह तू। कोई दिक्कत होती है आपको? नो सर। ठीक No, वैसे ही आपका यहाँ पे जो है, मान लीजिए रेलिगेयर में अकाउंट, आप फटाक से जो है वो इंडिया बुल्स में, शेर खान में, अलंकृत में, मोतीलाल ओसवाल, जिसमें भी हो, आपने नरनोलिया में, आपने वहां पे अकाउंट ओपन कर लिया, यहाँ के सारे शेयर यहाँ क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए। अब इनका जो है वो लाइसेंस खत्म हो गया, अब तू मर, आपको कोई लेना देना इनसे है? कोई दुख होगा? नो सर। नो। नो सर। इसीलिए जो है वो समय दिया गया, और कितना? 3 months। अब देख रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा लेट नहीं आना है भाई, 3 महीने रहते हुए आ जाइए, वो बॉर्डर लाइन केस है। अगर 3 महीने रहते हुए नहीं है, इसका मतलब अब आपका इरादा क्लियर है, वह तुरंत से भी बोल देगा उनके सारे के सारे क्लाइंट को कि इन्होंने अभी तक एप्लीकेशन जो है रिन्यूअल का सबमिट नहीं किया है, आप लोग अपना डीमेट अकाउंट कहीं और ओपन करके सारे सिक्योरिटी क्या कर लें, ट्रांसफर कर। ट्रांसफर कर ले सर। ट्रांसफर कर लें। देखिए कितना अच्छा आपके पास समय 3 महीने का मिल जाएगा, सफिशियंट है 3 महीने का समय। अकाउंट ओपन करने में सारा प्रोसेस होकर के हर तरह से टन होने में मैक्सिमम 1 वीक लगता है, मैक्सिमम। और आज के समय में तो सिस्टम इतना फास्ट हो गया कि सेम डे अकाउंट ओपन हो जाता है, सेम डे। फिर भी सेफ साइड वो, क्योंकि किट आना, सब कुछ आना, तो उन्होंने 3 महीने का समय रख लिया अपने पास। सफिशियंट टाइम है सेव करने के लिए आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहां पे देखिए, ऑल प्रोसीजर किस चीज का? रिन्यूअल का। एग्जैक्टली सेम वैसा ही होगा जैसा आपने प्रोसेस कहां फॉलो किया था? लाइसेंस लेने। लाइसेंस केस में, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से सारा काम होगा। क्लियर है? यस सर। आपके पास, आप डीपी हैं, आपके पास अगर कोई भी ग्रीवांसेस आता है, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या हो गया, यहां बता सकते हैं? सर ऑल द क्लाइंट्स। सर डीमैट अकाउंट होल्डर सर। वेरी गुड। जो भी डीमेट अकाउंट होल्डर के जो भी शिकायत है, शेयर्स अभी तक अकाउंट में नहीं आया, पैसे डिडक्ट हो गए, डिविडेंड नहीं आया, जो भी चीज है, जिस भी तरह का शिकायत है, उसके लिए मैक्सिमम टाइम इनको कितना दिया गया दूर करने के लिए? 30 डेज। आप देखते हैं यहाँ पे तो चार्जशीट बनने में 3-3, 4-4 महीने लगते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसमें किसी का जुरिडिक्शन नहीं, सिर्फ किसका जुरिडिक्शन है? सब कुछ किसके हवाले किया गया? सेबी। और इन्हीं चीजों को बताने के लिए लोगों तक, इन्हीं का जो है वो सेबी का ही अपना जो एक विंग है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटीज, और मैं इसी का मेंबर हूं। जो मैंने आपको बोला कि एक वीडियो भी है जो मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको देखें, जो टीवी वगैरह पे आता है प्रोग्राम, उसमें भी आते हैं, दूरदर्शन पे इनके तरफ से, यही बताने के लिए पब्लिक को। वो सीएस पढ़े हुए नहीं है ना सीए पढ़े हुए, तो उनको ये बात कैसे पता चले? एक चीज मुझे बताइए, ये सब बात आपको आज से पहले पता था? ये सब 30 डेज वाला, ये 3 मंथ वाला, सही सही बताइएगा। नो नो सर। नो सर। नो अब आप सीएस करते हुए यहां पहुंचे तो आप जान रहे, तो जरा सोचिए, क्या जो सीएस करते वही इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप अपने मम्मी पापा चाचा मामा से पूछिएगा, कहीं वो सीएस नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनके भी चीज को प्रोटेक्ट करना है, या सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करना है जो प्रोफेशनल है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सर सबको। सबको। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि प्रोफेशनल को प्रोटेक्ट करना सेबी का काम है। सेबी के लिए जो प्रोफेशनल है वो भी इन्वेस्टर है, जो नहीं है पढ़ा लिखा वो भी क्या है, अगर पैसा लगाया तो इन्वेस्टर है। रादर उनको लेकर के सेबी का और भी ज्यादा क्या हो जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे केस में तो मैं अवेयर हूं लॉ से और फैक्ट से, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल नहीं है बेसिकली, भले वो डॉक्टर भी है, अरे डॉक्टर है खूब पढ़े लिखे हैं, क्या इस दुनिया से पढ़े लिखे हैं जो जानना चाहिए उन्हें इधर वाले से? नो नो सर। सर। तो यहाँ के लिए तो वही बात हो गया, काला अक्षर भैंस बराबर। तो उनके लिए भी यही सब प्रोग्राम तो किया जाता है, टीवी हर लोग देखते हैं, तो टीवी वगैरह पे ये प्रोग्राम किया जाता है ताकि लोग समझ सके। देखिएगा, आपको लगेगा सर आपने इस तरीके से बताया है तो ये जो है ये तो सबको समझ में आएगा। जरूर देखिएगा, इंट्रिकेसीज ऑफ कैपिटल मार्केट करके वो ब्रॉडकास्ट था, मैं लिंक शेयर करूंगा आपको। अब उसमें जो है वो देखिएगा कि कैसे एकदम आसान शब्दों में, आपको लगेगा सर ये तो हम थोड़े बोर ना हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि आज आपको बहुत सारी बात पता चल गई इसीलिए। लेकिन अगर नहीं पता चलता तब आपको लगता नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, लेमैन को भी समझ में आएगा। तो हमारा काम प्रोफेशनल सीएस को पढ़ाना यहाँ पे है जहां हम और आप जुड़े हुए हैं। लेकिन उस जगह जब हम लोग हैं तो आप ही सोचिए हमारा टारगेट ऑडियंस कौन हुआ? सारे इन्वेस्टर्स हुए। तो ऐसे ही सेबी इन चीजों के लिए स्टेप लेता है और बोला कि दुख तकलीफ कितने देर में दूर होने चाहिए? 30 days. 30 days. और ये बात सेबी ने लोगों को बता दिया है अलग अलग प्रोग्राम के जरिए कि भाई ये आपके राइट है, 30 दिन में ना करे तो आओ मेरे पास। अब सेबी के पास जाइएगा तो कैसे रिलीफ मिलेगा ये भी आपके कोर्स में सब बताऊंगा जब सेबी एक्ट पढ़ाऊंगा। और जब सेबी एक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बोलेगा सर ये सब तो हमारा पढ़ा हुआ है पहले से। बस पढ़ा हुआ सब कुछ रहेगा, मैं सिर्फ वो मैकेनिज्म बताऊंगा कि सेबी इन्हें डंडा बजाएगी कैसे। ये तो आपको पता ही चल गया कि अगर ये 30 दिन में ना दे तो क्या हुआ? कॉन्ट्रावेंशन हुआ। Yes, sir. सिर्फ Yes, सेबी sir. नाम का चैप्टर में ये बताऊंगा कि लोग कैसे सेबी तक पहुंचेंगे, ऑनलाइन कैसे पहुंचेंगे और ऑफलाइन कैसे शिकायत करेंगे। और जब वो शिकायत करेंगे तो वहां से क्या प्रोसेस आगे रहेगा। फिलहाल डीपी के बारे में क्लैरिटी आ गई, Yes, sir. Yes, डिपोजिटरी के बारे में क्लैरिटी है, Yes, Yes, sir. Yes, sir. दोनों विंग हमारा क्लियर है। Yes, Yes, sir. ठीक है, दो विंग हमने क्लियर कर लिया। अब हमारा तीसरा विंग होगा, लेकिन इससे पहले आपको लिखने का काम, मुझे लगता है शायद ये आपने यहां तक शायद लिख लिया था। हाँ जी सर. yes, sir. लिख लिया. चलिए यहां से कॉपी शुरू कीजिए और ये 3 कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। लिखते वक्त सेम रूल, प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे करके जो है वो लिखिए, सब कुछ ऐसे लिखिए कि लिखते वक्त ही चीज याद हो जाए, जो थोड़ा कसर भी रहे। कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, नो कहा है। चलिए तो अब आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे पूछिए। कोई बात नहीं, इस बीच में भी कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो अपने पास रख लीजिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। पहले कॉपी कर लीजिए। Sir, done. बाकी बताएं। Sir, done. नेक्स्ट करूं? Yes, sir. कर दिया। Sir, done. Done, sir. आई नेक्स्ट पेज। Done, sir. Sir, done. Done, sir. बताइए। Done, sir.
सर मेरे को एक चीज पूछनी है। पूछिए। सर ये जो प्रोसीजर होगा ना, जो इसको वापस से हम डीपी के रिन्यूअल के लिए करेंगे, तो उसमें उसको वापस से ये रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करानी पड़ेगी? सब कुछ, सारा अमाउंट फिर से लगेगा। बिल्कुल तो एक ठीक, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस आप पहले किए थे। यानी कि ये 5 साल के लिए आपका जो भी अमाउंट लगा, वैसे भी ये रजिस्ट्रेशन फी आप देते ही एनुअल पे करना पड़ता है डिपॉजिटरी को। ओके सर। बढ़े आगे। यस सर। अब देखिए, हमने डिपॉजिटरी देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देख लिया, उसका एलिजिबिलिटी भी देख लिया, एलिजिबिलिटी भी देख लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का प्रोसीजर भी देख लिया। अब हम आते हैं अपने अगले जो है वो एस्पेक्ट पर, वो क्या है हमारा डीमैट अकाउंट, जहां हम और आप जुड़ेंगे। तो ये डीमैट अकाउंट कौन ओपन करेगा, कौन एलिजिबल है, कैसे ओपन करेगा, ये चीजें हमें जाननी है। क्योंकि इन दो बातों को जानने के बाद तब हम इसके पूरे मैकेनिज्म पे आ जाएंगे, जो हमारा और भी टेक्निकल चीज होगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो जान लीजिए कि डीमैट अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है। एक इंडिविजुअल, जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, LLP, किसी भी मोड में आप हैं, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करना चाहते हैं, शेयर्स में डील करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, एक नॉर्मल कंपनी की बात लेते हैं, उनका काम इन्वेस्टमेंट का नहीं है, जैसे TCS, इन्फोसिस, क्या इनका काम किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है? क्या ये फाइनेंशियल सर्विसेज में है ये कंपनी? नो सर। No. इनका अलग बिजनेस है। लेकिन क्या ये दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? इनके जो आइडल मनी पड़े हुए हैं, यस सर। कर सकते हैं करते हैं, करते ही हैं, कंपनीज करती है। अगर ये करेंगे तो इनको भी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इनको भी अपना क्या ओपन करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट। कोई भी हो, कोई भी, मैंने कहा अगर कोई भी है जिनको जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स अपने पास रखना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल एलिजिबल है, HUF कंपनी, प्राइवेट पब्लिक, सारी कंपनी एलिजिबल है। चलिए, तो यहाँ एलिजिबिलिटी तो आसान हो गई। एलिजिबिलिटी में हमें मगजमारी नहीं करनी पड़ी, जैसे उतना किया था। दोनों ही जगह आप देखिए, एलिजिबिलिटी में कितना कुछ जानना पड़ा था, नहीं जानना पड़ा था। ये एलिजिबिलिटी इसका यहां से यहां तक करते चले जाओ, इनके भी एलिजिबिलिटी में ये देखते जाओ भाई कि ये सारे लोग एलिजिबल हुए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सीधे क्लियर हो गया, हर एक पर्सन जो भी है वो क्या कर सकता है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए प्रोसेस पे आते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज करना पड़ेगा। चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। और ये जब सेलेक्ट करेंगे तो याद कीजिए, इसके लिए हमने बहुत पहले ही बातचीत की थी जब पढ़ना शुरू किया था। आपके अपने रिक्वायरमेंट और आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट कितना है, आपका किस तरह का बजट है, दोनों चीजें। अगर आप चाहते हैं कि टर्मिनल वगैरह सब आपके पास हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके लिए खर्चे भी क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही लिमिटेड है, तो आप वैसा ही ढूंढिए और अपने उसके पास डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। ठीक है, ढूंढ लिया, तलाश हो गई पूरी, पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद का स्टेप क्या होगा, अब जो उसके बाद का स्टेप होगा वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म में कैमरे के सामने चीजों को दिखला सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे पेज को स्कैन करना मुश्किल काम। मैं आपको दिखलाता हूँ कुछ चीजों को, कुछ चीजों को तो आपके लिए स्कैन भी कर दिया है, तो दिखलाता हूँ। ये बहुत पुराना है, ये मेरा ही एप्लीकेशन फॉर्म है जब मैंने कभी अपना अकाउंट ओपन किया था, इसलिए काफी पुराना है, बस संभाल के मैंने रखा हुआ है।
और उनको कहा था कि भाई आपके फॉर्म के 2 कॉपी मुझे चाहिए, एक तो पहले मुझे पढ़ना है कि क्या क्या और किस जगह साइन करना है। देखिए इस तरह से आपका जो है वो फॉर्म रहेगा और उस पे जो है वो इस तरह से चीजें लिखी हुई रहेंगी। ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। मैं इसके पेज बस दिखलाता जाऊंगा कि आप बस समझ सके कि ये है इंडिया बुल्स, इस तरह से यहाँ लिखा रहेगा। तो ये एक फॉर्म देखिए, इसमें कितने सारे जगह, बहुत सारे पेजेस। इन सारे पेजेस पे आपके सिग्नेचर होते हैं, स्टाम्प यहाँ पे रेड कलर का लगा रहता है। ये बड़े बड़े लंबे चौड़े पेज वगैरह बनते हैं, सब पे स्टाम्प ड्यूटी लगी होती है और पावर ऑफ अटॉर्नी ये सारा कुछ रहता है। एनेक्सर जितनी भी जगह आप टिक वगैरह लगा हुआ देखते होंगे, ये सब जगह आपके जो है वो सिग्नेचर होंगे। ये सब जगह जो आप देख रहे हैं जहाँ पे टिक लगाएगा, ये सब जगह आपको जो है वो साइन करने होंगे। इसमें तकरीबन 50 जगह पे साइन करना रहता है आपको। इन सारे पेज में पलटाता जा रहा, ये सब आपका जो है वो फॉर्म है। इतना ही नहीं, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन भी है, यहाँ पे भी फॉर्म है। इसमें ये भी उसी का 2 फॉर्म के पार्ट है। यहाँ देखिए कहीं कुछ वाटर मार्क में आप पढ़ पा रहे हैं, शायद कोशिश कीजिए। NSDL, तो ये जो है वो इसका डिपोजिटरी कौन है? NSDL, NSDL। इसीलिए इस तरह से जो है वो लिखा हुआ है। अब ये भी फॉर्म में आपको डिटेल भरने हैं। फोटोग्राफ्स के लिए जो है वो जगह बना हुआ है, वो फोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पे आप लगाते हैं। बैंक का डिटेल यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स अपना जो है वो सैंपल सिग्नेचर वगैरह देते हैं। यहाँ पे जो है वो पेस्ट होगा, यहाँ पे विटनेस है, यहाँ पे देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी का बेसिकली दिया हुआ है। आपने पावर ऑफ अटॉर्नी की जैसे ये सारे जगह सिग्नेचर के हैं। अगर इन दोनों फॉर्म में आप देखेंगे तो आपने देखा है तकरीबन नहीं भी कुछ तो ये 20-25 पेजेस हैं। अगर मैं सिर्फ ऐसे भी पलटाता जाऊं तो आप देख पाएंगे कि दोनों साइड लिखने हैं 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से उस तरफ भी है। तो 6 पेज तो यहाँ पे ही है, 10 पेज हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ पे फिर अगला 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये 26 पेजेस और सबसे पीछे में जो है यहाँ पे साइन करना रहता है, जहाँ पे इनका सारा का सारा अमाउंट वगैरह दिया हुआ है कि वो कितना आपसे किस तरह का चीज चार्ज करेंगे। ये सब यहाँ दिया हुआ है। आपने इन सबको पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको इन पे साइन करना है। जब आप इस पे साइन देखेंगे, सिग्नेचर देखेंगे, तो तकरीबन 50+ जगहों पे साइन करना है। बहुत ध्यान से छोटे छोटे जो है वो फॉन्ट में लिखे हुए होते, पढ़ना रहता है। यही वजह है कि मैंने कहा कि तसल्ली से पहले ये मैं पढ़ूंगा, फिर साइन करके आपको वापस करूंगा, आप टिक लगा करके दे दो। रीजन ये है कि अगर उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करा लिया तो मेरे अकाउंट पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप देना चाहते हो तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई आपको खुद ना पता है, जैसे तैसे सारी जगह साइन करते हैं। और वैसे भी जब कहीं साइन करने की बारी आती है, जैसे आप डीपी के पास जाएंगे, किसी भी डिपॉजिट पार्टिसिपेंट के पास, जहां भी आप गए, इंडिया बुल्स में जाए, रेलिगेयर में जाए, अलंकृत में जाए, SMS ग्लोबल में जाइए, जिनके भी पास जाइए, तो जब आप जाते हैं तो वहां पे जाते ही आपको बड़ी अच्छी सी मैम मिलेगी। मैम ने बोला सर ये फॉर्म लिया और बोला सर यू हैव टू साइन दिस प्लेस प्लीज। अच्छा, यहाँ इतनी अच्छी सी सुंदर सी मैम है, झूठ थोड़ा ना बोल रही होगी। फटाक से आपने एक सिग्नेचर मारा, इधर से वो पलट भी रही है, सर हियर ऑल्सो, फटाक से सर हियर ऑल्सो। वो बोले जा रहे हैं, आप क्या मारे जा रहे हैं, सिग्नेचर किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको पढ़िए और मैंने आपको इसीलिए पेज गिन के दिखला दिया। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े आप कालिदास है कि बस आपके सामने उन्होंने पेज को पलटा और आपने पूरा पढ़ लिया कि उस पे क्या लिखा हुआ है? बताइए, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. No, sir. और ज्यादातर जगहों पे हम इसी तरह के चीजों में जो है वो हमें ऑकवर्ड सा लगने लगता है। हमने पढ़ाने के ये ना समझे कि हम जो है इंफीरियर है, कुछ भी है, बिल्कुल ही नहीं। जो चीज जब तक ना समझ में आए तब तक उस पे साइन करते हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला शो ऑफ नेचर कभी नहीं। मुझे तो आप कुछ भी करा लीजिए, मैं ना साइन करने वाला। मैं तो पहले पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद साइन करूंगा और उसका बोलूंगा कि मैं इसका इमेज अपने पास रखूंगा, या तो इसका जेरोक्स करके मुझे दो और नहीं तो मैं इसका स्नैप लूंगा। अगर ये मंजूर है तो ही साइन करके दूंगा, ताकि मुझे भी भविष्य में पता रहे कि मैंने जिस चीज पे साइन किया था वो यही है, आप इसका भी मिसयूज ना कर लें।
अगर वो मानता है तो ठीक है, वरना नो डील। जब कोई आपके इस रीजनेबल चीज को नहीं माने, इसका मतलब क्या है? दाल में काला है, पूरा दाल काला है। पूरी दाल का सर पूरी दाल का। सोचिए, अदरवाइज क्या दिक्कत है? मैं तो बहुत रीजनेबल बात कर रहा हूँ कि पढ़ने तो साइन करूंगा, और ये भी कह रहा हूँ कि जिस चीज पे मैं साइन कर रहा हूँ उसका एक कॉपी अगर मान रहा हूँ तो कौन सा मैंने उसके दोनों किडनी मान दिए। और भी आसान कर रहा हूँ, बोलो कि ठीक है फोटो स्टेट नहीं करने दोगे तो कम से कम क्या करने दो, अपने ही मोबाइल से क्या लेने दो, फोटो। फोटो। अगर वो कहता है सर ये अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब मेरा सिग्नेचर कागज पे लेना अलाउड है, लेकिन उसका कॉपी मैं रखूं जिसने सिग्नेचर किया ये अलाउड नहीं हो। आज तक दुनिया का कोई ऐसा पेपर है जिसपे No, आप sir. साइन करें लेकिन वो रखना आपके लिए अलाउड नहीं है कि आपने किस चीज पे साइन किया? नो सर। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहा है। आप अगर सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपके पास पूरा राइट है उसका एक कॉपी रखने का कि ये किस चीज पे सिग्नेचर किया। कल को अगर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप आएंगे, कहीं भी किसी भी लीगल बॉडी के पास आएंगे, तो क्या बोलेंगे? मैंने किसी चीज पे साइन किया था। बताइए अब कौन सा चीज था, और क्या वो माना जाएगा वैलिड अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ तो इसलिए आप उसको पढ़ें और उसके बाद उस पर क्या करें, साइन करें। तो यहाँ जब आप साइन करेंगे तो इसी फॉर्म में आपको जो है वो फोटोग्राफ पेस्ट करने होंगे, अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो भी ये दो चीजें देनी पड़ती है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप एक सब चीज दीजिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन भी चलेगा। तो अगर आपने पैन दे दिया है तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी कंसीडर होगा क्योंकि उसमें फोटोग्राफ्स लगे होते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप दीजिए आधार कार्ड और ऐसे ही कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट जो आप दे सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह, वोटर आईडी है, जो वैलिड होगा वो एक आप डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके दीजिए। बैंक अकाउंट का डिटेल इसीलिए क्योंकि बिना सेविंग अकाउंट के आपका कौन सा जो है वो अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट का डिटेल देना जरूरी है। आप वहां पे बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, सारा कुछ डिटेल प्रोवाइड करते हैं, अकाउंट नंबर, आपका डिटेल। ऐसा इसीलिए कि कल के डेट में जो आपके पास शेयर्स हैं उस पे अगर कोई डिविडेंड आएगा तो वो यहाँ पे ही जाए, किसी भी तरह का, क्योंकि डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सिक्योरिटीज के अलावा कोई और चीज नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, सिक्योरिटी। पैसे भी नहीं रख सकते आप उसमें। तभी तो क्या बोला गया कि कोई ना कोई एक बैंक का आप क्या दीजिए, डिटेल दीजिए। इसके बाद आप जो है वो अकाउंट ओपनिंग फी दीजिए और पहले ईयर का क्या दीजिए, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन सबका अलग अलग है। हो सकता है कि कोई कंपनी कहे कि आप एक बार में 5000 दे दीजिए, इसके बाद पूरे लाइफ में आपको कोई एएमसी नहीं देना। पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? यस सर। यस सर। ये सबका अलग अलग डील होता है जो ऑफर लेकर के आते हैं। मैं तो आपको सिर्फ रूल और तरीका बता सकता हूं कि दो चीजें लगती है आपको, अकाउंट ओपनिंग चार्ज। अगर कोई चाहे अकाउंट ओपनिंग चार्ज वेव करना तो अपने पॉलिसी के तहत इस चीज को वो वेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अपने पॉलिसी के तहत अकाउंट ओपनिंग चार्ज को वेव करने का राइट डीपी को है या नहीं है? यस सर है। ये उनका बिजनेस का पार्ट है। आप बैंक में जाते हैं, बैंक कितना मिनिमम बैलेंस रखेगा, अकाउंट ओपन होते समय कितना लेगा, ये राइट बैंक को दिया हुआ है या नहीं, एक रीजनेबल रेंज में। यस सर। ठीक वैसे सर। ये इनकी बिजनेस पॉलिसी का पार्ट है। ये कह सकते हैं कि हम अकाउंट ओपनिंग फी नहीं लेंगे और एएमसी एक बार आप 5000 दे दो कभी नहीं लगेगा, 2000 दे दो कभी नहीं लगेगा। पॉसिबल? यस सर। जो भी टर्म्स Yes. कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप इनको चेक दीजिए। चेक उसी बैंक का जाएगा जो बैंक का आपने क्या दिया हुआ है, डिटेल्स। अकाउंट डिटेल दिया हुआ है। इन चीजों को दे दिया, पेस्ट फोटो वगैरह पेस्ट कर दिए, तो आपके तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब आपने ये सबमिट कर दिया। जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में तो इसी तरह से आप फॉर्म फिल करते हैं। यस सर। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, ये फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट आपने दिया उसको वेरीफाई करते हैं, यस या नो? यस सर। और वेरीफाई करने के बाद तब आपका जो है वो अकाउंट नंबर मिलता है, आपको पासबुक मिलता है, आपको चेकबुक मिलता है, आपको एटीएम मिलता है। यस? यस सर। यस सर। यस तो सर। अभी तो हमने अपने एंड से कार्यक्रम कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म या तो वो हमारे घर आ गए या आप जो है वो ब्रांच में गए और भर करके ये उन्हें दे दिया। आपके तरफ से काम खत्म। क्या आपको डीमैट अकाउंट का नंबर और सारा चीज मिल गया? नो सर। नो सर।
नो। अब ये सारा कुछ वो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे। याद कीजिए जब बैंक अकाउंट ओपन होता है, मैं इसीलिए बार बार बैंक से कोरिलेट कर रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो अब जब आप जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आपके पास एक वेलकम किट आता है। तो उसमें आप देखते होंगे पासबुक रहता है, उसमें चेकबुक रहता है, उसमें एटीएम रहता है जो जो आप अप्लाई किए हैं। आपने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी वहां लिए तो इंटरनेट बैंकिंग का भी किट रहता है साथ में, आईडी पासवर्ड का, जो आप जाकर के एक बार के बाद चेंज करते हैं। ये सारा कुछ रहता है। यस सर। ठीक वैसे ही हमने सब कुछ भर के दे दिया। अब उस तरफ से एप्लीकेशन देने के बाद सब कुछ चेक होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वेलकम किट। क्या आएगा हमारे पास, वेलकम वेलकम किट। वेलकम किट। सब कुछ ठीक रहने पे किसके पास से आएगा, डीपी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरफ से। उसमें क्लाइंट मास्टर डिटेल रहेगा। अब ये क्लाइंट मास्टर डिटेल क्या है वो सुनिए। आपने जो वो 30 पेज में जो इंफॉर्मेशन दिया था, वो 30 पेज का इंफॉर्मेशन कैसे जिस सिस्टम में जाएगा, कोई ना कोई उसे एंट्री करेगा उनके ऑफिस एंड पे, और ऑफिस एंड पे आपका नाम, फादर्स नेम, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, जो एड्रेस आपने दिया है, फोन नंबर दिया है, आपने ईमेल एड्रेस दिया है, वो सारा कुछ उसमें पंच होगा। बैंक अकाउंट का डिटेल जो आपने दिया वो सारा जाएगा। जिनको आपने नॉमिनी बनाया है उनका सारा डिटेल जाएगा। ये तो आपने प्रोवाइड किया था ना, उन्होंने इस चीज को सही से पंच किया या नहीं किया, इसका क्या आपके पास प्रूफ है? आप सिस्टम में जाकर के देखेंगे उनके, नहीं, आपको उनके तरफ से जो मिलेगा वहां जाकर के आप चेक करेंगे। तो आपको जो लॉगिन आईडी और ये मिलता है उससे आप ऑनलाइन चेक करते हैं, और शुरू में वो आपके पास ये सारा कुछ क्लाइंट मास्टर डिटेल आपको देते हैं, एक पेज देते हैं जिसमें वो सारा डिटेल लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। अगर उसमें नेम में कहीं स्पेलिंग वगैरह में एरर है तो आप उनको बताइए। एड्रेस प्रूफ में गड़बड़ी आप बताइए कि भाई मैंने जो आपको एड्रेस प्रूफ दिया था, आपने एड्रेस प्रूफ मांगा था तो क्या अचार बना लिया उसका? आपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांगा था तो हमने वहां पे जो एड्रेस लिखा हुआ है आपने उसको कहाँ यहाँ मेंशन किया? उसमें लिखा हुआ है 10 और आपने यहाँ पे 1 लिखा है, 0 मिसिंग है। पहले वो 0 मिसिंग होता तो कोई बात नहीं है, 0 1 नहीं है, हमारा 10 है तो 0 मिसिंग है, तो वो दूसरे जगह पहुंच जाएगा डॉक्यूमेंट या नहीं पहुंचेगा? हाउस नंबर 10 की जगह 1 है तो यस सर। या 1 की जगह 10 कर दिया तो भी कहीं और पहुंच जाएगा या नहीं? यस सर। अगर आपके नाम के स्पेलिंग में कहीं दिक्कत है, कल के डेट में अगर मान लीजिए कहीं वारंट वगैरह भेजा है, कंपनी की तरफ से डिविडेंड चेक में आया या कुछ में आया, तो पॉसिबल है गड़बड़ी हो सकती है या नहीं? अगर नाम गलत लिखा है तो मेरा नाम का स्पेलिंग PANKAJ है, अब मान लीजिए बीच से जो है वो PAN रहने दिया, A को हटा दिया, पंकज कर दिया, या कुछ भी जो है वो J को हटा दिया, पंखा बना दिया, इससे अच्छा पंखा बना देता। कहने का मतलब है कि कहीं कुछ भी अगर मिसिंग है तो गड़बड़ है, आप उसको चेक कीजिए। नॉमिनी आपने किसको बनाया, देखिए नॉमिनी में वही लोग तो हैं। बैंक अकाउंट का डिटेल आपने दिया था, आपने लास्ट में जो है वो ऐसे 3 लिखा था, और आप तो ये फॉर्म में लिखे होंगे ना 3, जो फॉर्म दिया हुआ है। पॉसिबल है कि उनको समझने में गलती हुआ, उसको उन्होंने क्या समझ लिया 8, या आपने 8 लिखा और हो सकता है कि कुछ लिखने में गड़बड़ दिखा तो वो क्या बन गया 3 बन गया, हो सकता है ऐसा। अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो ये आपके लिए बाद में खतरनाक चीज होगा या नहीं? भागते रहिए, फिर किसी और अकाउंट में पैसे जाएंगे या पैसे ही नहीं जा रहे होंगे, वहां से एरर आ रहा होगा कंपनी के एंड से। अगर ऐसा कोई भी चीज हो रहा है तो उसको अभी आप क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। इसी के लिए आपको क्या दिया जाता है, क्लाइंट मास्टर डिटेल। इस नाम है, बेसिकली वो पेज का नाम है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। आप ही ने जो इंफॉर्मेशन दिया था उनके एंड से ये इंफॉर्मेशन एंट्री होने के बाद सिस्टम से निकल करके आया है। तो आप भी देख लीजिए, अगर कहीं एरर है तो उसको क्या कर लीजिए, ठीक करवा लीजिए। सर एक समरी होगी ना डिटेल्स की? समरी हो गई, आप ही ने जो दिया है उसी चीज का समरी है, लेकिन ये कैसे निकल के आया है, एंट्री करने के बाद से निकल के आया है। ठीक है, आपने तो खुद फॉर्म में सब कुछ लिखा ही था, या उन्होंने कहा कि सर हम भर लेंगे, अक्सर ऐसा ही करते हैं वो लोग, सर अपना आधार ये सब दे दो ना सर हम भर देंगे। अब वही दे दो हम भर देंगे में पॉसिबल है कि चीजों को वो प्रॉपर तरीके से ना भरे हो, तो अगर कहीं भी कुछ मिसिंग है उसको आप ठीक कराइए। क्लियर है ये चीज? यस अगला चीज देखिए, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको
बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो चेकबुक मिलता है। उस चेकबुक के जरिए आप क्या करते हैं, बोलिएगा तब ये सब समझ पाइएगा। पेमेंट करते हैं सर। चेकबुक के जरिए किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं। यस यस सर। बात तो ये हुआ ना, किसी को पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ, हम पैसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते ट्रांसफर करते हैं। क्या पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कर सकते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा तो एकदम कोरिलेट कर पाइएगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चेकबुक के जरिए करना चाहें, किसी के हाथों में देना चाहें, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, चेकबुक चाहिए। उस चेकबुक पे उनका नाम लिखते हैं, उस पर्सन का अकाउंट नंबर लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, सामने वाले को देते हैं जिनको हमने देना है। जब हम उनको देते हैं वो अपने तकिए के नीचे रखते हैं और सुबह में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। नो सर, वो ले जाके बैंक में डिपॉजिट नो सर, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो वो पर्सन भी अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करता है यस सर। यस सर। और वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जैसे चेकबुक दिया जा रहा है, तो चेकबुक नहीं रहे तो भी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है पैसा या नहीं, यस सर। हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। यस सर। और भी मीन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर भी हो सकता है और चेकबुक के जरिए भी। ठीक वैसे ही आपका जो है वो डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है, आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डीमैट अकाउंट में। लेकिन अगर आप जो है वो इस तरह से चेकबुक जैसा तरीके से देना चाहें तो क्या कोई चेकबुक जैसा चीज यहाँ मिलता है सर ट्रांसफर। यस, चेकबुक जैसा चीज मिलता है और यही आपका चेकबुक जैसा चीज जो है ये कहलाता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट। क्या नाम है चेकबुक का यहाँ पे, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट। आपको जब बैंक का चेकबुक आप देखते होंगे तो सारे बैंक का चेकबुक एग्जैक्टली सेम कलर का, सेम स्टाइल का होता है या कुछ चेंजेस होते हैं? सर अलग अलग। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीज जो डिटेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यस सर। चेकबुक के नीचे में नंबर, MICR नंबर, ये सब कोड ये सब में रहता है। फॉर्मेट लगभग एक जैसा रहता है, कलर ब्यूटिफिकेशन में अंतर होता है या नहीं होता है? होता है सर। यस होता सर। है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये जो आपका है यही है आपका डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट, जो चेकबुक की तरह होता है। ये मैं आपको अब सिस्टम में दिखला रहा हूँ, बस ऐसे आपको फिजिकल दिखलाया कि बिल्कुल देखिए ये चेकबुक की तरह ही ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इसी के पेज को स्कैन किया है मैंने। जैसे चेकबुक में बड़े सारे पेज के बंडल नहीं बने होते हैं, तो देखिए वैसे ये जो है वो बंडल बना हुआ है। लास्ट में एक पेज है कि अगर खत्म होने लगे तो भाई इसके जरिए आप दोबारा चेक जो है वो मंगा सकते हैं। ऐसा आपके चेकबुक में भी रहता है। यस सर। यस सर। अगर खत्म होने लगे तो बैंक में डिपॉजिट, ठीक उसी तरह यहाँ भी है। अब देखिए ये एक जो है वो डीमैट का चेकबुक था, अब ये देखिए दूसरे का। आप देखिएगा थोड़ा सा दोनों के साइज में आपको डिफरेंस दिखेगा, अगर इतना तो कैमरे पे भी दिख सकता है। देखिए ये देखिए दोनों में थोड़ा साइज में अंतर दिख रहा है। यस सर। अब इसमें जो है, जो अब मैंने फिर से अपने हाथ में उठाया है, ये देखिएगा तो ये थोड़ा सा साइज में छोटा है। यहाँ पे जो है वो कॉलम वगैरह है, थोड़ा ज्यादा ही पेज वाला ये है, लीफ वाला। ऐसे अलग अलग बैंक का अलग अलग, देखिए कितना ज्यादा लीफ वाला है, पलटाते फिर। लेकिन इसमें भी तरीका सबका सेम रहता है। लास्ट में फिर इसमें आपका क्या आ जाता है, येलो कलर में लगभग। जब खत्म होने लगे तो रिक्विजिशन स्लिप आ जाता है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखला रहा हूँ, नया स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। सेम उसी चीज को मैंने यहाँ पे बस जो है वो पेस्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पे स्कैन कर दिया है ताकि आप जो है वो इसको देख सके। ये देखिए छोटा कर दिया, यही पेज है आपका। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। टू बी फिल्ड बाय क्या लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हैं या बड़ा करूं?
सर ठीक है। पढ़ पा रहे हैं। Yes, और ये sir. टू बी फिल्ड बाय क्या लिखा हुआ है? क्लाइंट क्लाइंट। क्लाइंट और ये लिखा हुआ ISIN नंबर। अब यहाँ ध्यान से देखिए दो चीजें, आगे इसका यूज है इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मार्केट ट्रेड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये जरा पढ़िए तो एक कॉलम में। रिसीवर डिटेल Receiver detail. दोनों में तो रिसीवर डिटेल ही है, लेकिन उसके बगल में जो लिखा हुआ है बोर्ड में ये पढ़िए। और Off मार्केट market मार्केट ट्रेड्स। अब यहाँ पे दो तरह की ट्रेड, एक आप जो करते हैं वो ऑनलाइन ट्रेड और एक जो करते हैं वो क्या है? ऑफलाइन ट्रेड। एक हुआ कि आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनल जो दिखा रहा था मैंने, सब दिखलाऊंगा अगले क्लास से, तो उसी पे चलना है। आप वहां गए, आपने क्लिक किया, बाय सेल का ऑर्डर लगाया और आपने क्या कर दिया? बेच दिया। ये क्या कहलाया? मार्केट ट्रेड। मार्केट ट्रेड। आप जो है वो क्या करते हैं, मेरे से जो है वो मान लीजिए वरदान कहते हैं कि सर TCS का शेयर बेचेंगे, क्या हम और ये ऑनलाइन ऐसे बात कर सकते हैं टर्मिनल पे? नहीं, ये फैसिलिटी नहीं होती है। वहां मुझे नहीं पता है कि मेरा शेयर किनके पास जा रहा है। पॉसिबल है कि वरदान ने शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया, बेचने का ऑर्डर, खरीदने का ऑर्डर लगाया, मैंने बेचने का लगाया, दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। मेरा शेयर हो सकता है इन्हीं के पास जा रहा, ना इनको पता है कि सर से शेयर ले रहे, ना मुझे पता है कि मैंने किनको बेचा है, वरदान को। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑफ मार्केट का मतलब क्या हुआ, वरदान मुझे कहते सर आप तो देख ही रहे हो मार्केट ये रेट चल रहा है, तो आप मुझे शेयर दे दो जो आपके पास है। पॉसिबल? यस सर। तो आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा ऑफ मार्केट से बेचने से। ऑनलाइन जो मार्केट बनाया गया वो किस लिए बनाया गया? आपके सहूलियत के लिए, आपके लिक्विडिटी के लिए, या आपको पेनलाइज करने के लिए? सर सहूलियत के लिए। सहूलियत. तो सहूलियत के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको लिक्विडिटी देने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे बेहतर रेट आपको बगल वाला कोई दे रहा है, तो आप बेच सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। बिल्कुल बेच सकते हैं, एकदम फ्रीडम है आपकी, दोनों लोग एग्रीड है, आप बेच सकते हैं। तो वरदान मुझसे कहते हैं सर TCS का शेयर आपके, इंफोसिस का शेयर आपके पास है तो मुझे बेच दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब जब मुझे ये बेचना है तो मुझे बताइए मैं किस साइड के कॉलम को भरूंगा, फॉर मार्केट ट्रेड या फॉर ऑफ मार्केट ट्रेड? ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट ऑफ मार्केट ट्रेड। और मार्केट ट्रेड वाला कैसे भरेंगे वो बताऊंगा, किस केस में भरा जाएगा। अभी जितना बता रहा हूं वैसे ही समझिएगा, बड़े टेक्निकल चीज है, आराम से चलेंगे सब कुछ समझेंगे। DPID, DP नेम, क्लाइंट नेम, क्लाइंट ID। अब मुझे बताइए इस पे मुझे अपना नाम लिखना या वरदान का? सर मेरा सर वरदान का। सोचिए जरा, चेक के जरिए किसी को पैसा देते हैं तो चेक बुक पे अपना नाम लिखते हैं या पैसा देने जिसको दे रहे हैं उसको? जिसको दे रहे हैं. दे रहे हैं। क्योंकि आपका तो सारा डिटेल वहां लिखा ही हुआ है, आपका बैंक का डिटेल नहीं दिया रहता है, SBI ब्रांच अगर है, कौन सा ब्रांच है, IFSC कोड क्या, ये सब लिखा रहता है। आपको जिसको पैसे देना है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक लिखते हैं या अपना भी लिखते हैं? जिसको देना है उसका. अपना तो आपका छपा ही हुआ है उस पे सारा चीज। जैसे देखिए मेरा यहाँ इंडिया बुल्स है, मेरा सारा चीज यहाँ छपा हुआ, देखिए मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे छपा हुआ है, क्लाइंट ID मेरा यही मेरा अकाउंट नंबर हो गया। देखते हैं ना आपके चेकबुक पे आपका अकाउंट नंबर तो छपा हुआ है। और यहाँ पे इंडिया बुल्स मेरा DP है, तो देखिए मेरे DP का ID यहाँ दिया हुआ है, यही इनको सेबी से मिला है, IN स्टैंड फॉर इंडिया, ये इनका दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ है। अब मुझे जो यहाँ डिटेल डालना है, देखिए IN लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है मुझे नाम जो है वो क्लाइंट नेम में क्या लिखना है? वरदान. लिख लिया वरदान, जो भी हो स्पेलिंग इग्नोर करते हैं। अब इसके बाद इनका ID लिखना, ID का मतलब क्या हो गया? डीमेट अकाउंट का नंबर। देखिए जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया उनका। यस या सर। अपना ही यहाँ कॉपी कर दूं? सर जिसको देते हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है वो इन दोनों जगह में से जो है वो इनका नाम लिखा, ध्यान से सुनिएगा, ID नहीं लिखा, DP का नाम नहीं लिखा, DP का भी ID नहीं लिखा, और सारी चीजों को फिल कर दिया। ISIN नंबर जो है वो हर सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर।
क्या नाम होता है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल, बोलिए बोलिए, इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर एक शेयर का यूनिक होता है ताकि उसकी पहचान हो सके। अगर वो भीड़ में खो गया तो आवाज देने पे, इंफोसिस के करोड़ों शेयर हैं, तो वो भीड़ में अगर खो गया तो भी उसकी पहचान किससे हो जाएगी? ISIN नंबर से। और ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह से अरेंजमेंट बना हुआ है कि किसी का भी किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा। किसी के बैंक अकाउंट किसी भी दूसरे से मैच करता है? नहीं। वो सर सिस्टम बना हुआ है, इस तरह से वो बना हुआ है कि नहीं मैच करेगा। क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर किसी का किसी से मैच नहीं करेगा। वो सिस्टम बना हुआ है। हमें वो सिस्टम कैसे बना ये जानने की जरूरत है या सिर्फ ये समझना है कि मैच नहीं करेगा और हमारा काम चलेगा? मैच नहीं करेगा, हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यूनिक ISIN नंबर है, ये मैंने यहाँ फिल कर दिया। ये मेरे जो है वो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहेगा, मैंने वो फिल कर दिया। नहीं पता रहेगा तो मैं पूछ लूंगा ब्रोकर से, वो दे देगा। सिक्योरिटीज का नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने, इन्फोसिस। यही यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी इन वर्ड, क्वांटिटी इन फिगर, ऐसे ही चेकबुक पे लिखा रहता है। यस सर। तो मैंने यहाँ पे मुझे जो है वो इनको देना है, मान लीजिए 100, तो लिख दिया 100 इक्विटी शेयर का। और यही इन वर्ड में क्या लिखूंगा? ऐसे ही लिख लूंगा 100, लिख दिया। यस सर। अब ये लिखने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे अपना क्या करना पड़ेगा? साइन कर दिया जैसे चेक पे करते हैं। यस सर। अगर इसी कंडीशन में मैंने चेक लिख दे दिया, याद रखिए जो मैंने बोला है, मैंने यहाँ पे आईडी में इनका कोई भी नहीं भरा है, सिर्फ नाम लिखा है। अगर सिर्फ इनका नाम लिखा है तो ऐसे केस में वरदान का अगर 4 डीमैट अकाउंट है, छोड़िए जरा इसको, चेकबुक पे मैंने लिखा वरदान, जो उनका नाम है वरदान कुमार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और मैंने उस पे 10,000 रुपए लिखे, साइन वगैरह सब कर दिया। अब बताइए वरदान इसको अपने किस बैंक में डिपॉजिट करेंगे? सर जिसका आईडी लिखा होगा। डीमैट। मुक्का मारूंगा, ध्यान से सुनिएगा। साफ साफ बोला, मैंने वरदान कुमार लिखा है और कुछ नहीं लिखा, 10,000 रुपया लिखा। क्या ये वैलिड चेक हुआ या नहीं हुआ? यस सर। इतना धीरे बोल रहे हैं सब लोग, बोलिए यस या नो। यस सर सर। नो। मैंने चेकबुक पे नाम लिख दिया बंदे का, नीचे में अपना साइन किया, अमाउंट लिख दिया। क्या ये वैलिड चेक नहीं हुआ? चेक नहीं देखे हैं? यस सर। वैलिड है या नहीं? यस सर। वैलिड है। वरदान कुमार नाम का कोई भी इंसान अगर होगा तो वो इस चेक को क्या कर सकता है? कैश करा सकता है। अगर मैंने वरदान को ही दिया, वरदान का 3 बैंक में अकाउंट है, हर बैंक में वरदान ही नाम है उनका, तो वो SBI, PNB, कोटक किसी में भी जाएंगे तो चेक क्लियर होगा या नहीं? यस सर। हो जाएगा। होगा सर। मैंने वरदान कुमार के बाद उसको अकाउंट पे करके अकाउंट नंबर लिख दिया। अब मुझे बताइए, और वो जो अकाउंट नंबर है इनका ICICI बैंक का है, अब ये SBI में लगा सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। नो, क्योंकि वो मैंने लिख दिया। ठीक वैसे ये इशू करते वक्त मैंने सिर्फ वरदान कुमार लिखा, तो ये क्या करेंगे? जिस बैंक, जिस डीमैट अकाउंट में इनको जमा करना, इनका रेलीगियर में भी है, इंडिया बुल्स में भी है, अलंकृत में भी है, शेर खान में भी है, 10 जगह है, सबका इनका जो है वो डीमैट अकाउंट अलग अलग नंबर होगा या नहीं? यस सर। यस सर। इनकी इच्छा है जिसमें इनको ट्रांसफर कराना है उसका यहाँ पे अपना आईडी लिख दे। यहाँ पे डीपी का नेम अगर इनको लिखना है रेलीगियर तो रेलीगियर लिखा, तो रेलीगियर का यहाँ पे लिख देंगे डीपी का आईडी नंबर। अगर इनको शेर खान में डालना है तो शेर खान उसका लिख देंगे, अलंकृत तो अलंकृत, SMS ग्लोबल तो SMS ग्लोबल। लेकिन अगर ये सब मैंने ही भर दिया है और यहाँ पे मैंने जो है वो लिख दिया SMC ग्लोबल, अब बताइए कहीं और ये जमा कर सकते हैं? नो सर। नो सर। ये बात पूरा पच रहा है? यस सर। बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत चीजें इस पे बताऊंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है टेक्निकल राउंड की। ये चेकबुक की तरह आपका क्या होता है? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ये आपके पास आया, अगर ये खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। बैंक का चेकबुक खत्म हो जाता है तो बैंकिंग करना बंद कर देते हैं, दूसरा फिर मंगवाते हैं।
नया मंगवाते हैं। सब बैंक का अलग है। कुछ बैंक इतने रुपए पर लीफ लेते हैं, कुछ बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में 10 फ्री देते हैं, कुछ 5 फ्री देते हैं, कुछ बोलते हैं एक भी फ्री नहीं दूंगा, पर लीफ का इतना लूंगा। ये बैंक का राइट है या नहीं? यस सर। ठीक वैसे ही ये भी अपना DIS के बारे में आपसे लेंगे। अभी आपको वेलकम किट में क्लाइंट मास्टर डिटेल मिला, आपको जो है वो किट में जो है वो क्या मिला? DIS। अब बात ये है कि अगर आपको ऑन मार्केट करना रहा तो इस साइड करेंगे। ऑन मार्केट वाला कब करते हैं? और जो हमने नाम लिखा है, जिसका नाम हमने दिया है यहाँ पे DRF, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ये क्या बला है? रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ये क्या बला है? अकाउंट ओपन हो गया है। अब हमें जो है वो शेयर्स में जो है वो ट्रेड करना है। तो कैसे जो है हम बेसिकली ट्रेड करेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे? क्योंकि डीमेट अकाउंट में तो पैसे रखने की जगह ही नहीं है, तो खरीदने बेचने का काम कैसे करेंगे? क्या डीमेट के अकाउंट के अलावा भी कोई अकाउंट हमें ओपन करना पड़ता है? क्या बैंक, DP, ब्रोकर ये सब एक पर्सन हो सकते हैं? अगर किसी के पास शेयर्स पहले से फिजिकल पड़े हुए हैं तो भला वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे डील करेगा? कैसे फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं उनको हम फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे पास शेयर्स हैं तो क्या हम बैंक से उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं? फिजिकल फॉर्म में है तो कैसे लोन लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कैसे लोन लेंगे? ये और ऐसे बहुत सारे और सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे तो यहां तक के चीजों को बिल्कुल अच्छे से क्या कर लेंगे? रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।